सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, दो शख्स आपस की मुखालफत में इस हद तक पहुंचे हुए थे कि चीते की तरह एक दूसरे पर हमला करने की सोचते थे और एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे और एक दूसरे की नज़रों से बचने के लिए कह लें कि उन्हें आसमान के नीचे जगह ही नहीं मिलती थी। अच्छा, उनमें से एक को मौत ने आ दबोचा, दूसरे को उसकी मौत की बहुत खुशी हुई। अच्छा, काफ़ी अरसे के बाद वो उसकी कब्र के पास से गुजरा और उसने देखा कि जिस मगरूर शख्स के मकान पर सोने की पॉलिश हुई थी, आज उसकी कब्र मिट्टी से भरी हुई थी। गुस्से में आकर उसने मरे हुए दुश्मन की कब्र का तख्ता उखाड़ डाला और उसने देखा कि कभी ताज पहनने वाला अब एक गड्ढे में पड़ा हुआ था। उसकी आंखें मिट्टी से भरी थीं और वो कब्र की जेल में कैद हो चुका था। उसका मोटा ताज़ा जिस्म पहली रात के चांद की तरह दुबला हो चुका था और उसका सर और कद तिनके की तरह बारीक हो गया था। ये हालत देखने के बाद उसका दिल भर आया और उसके रोने से कब्र की मिट्टी तर हो गई। वो अपने करतूतों पर कहने के बड़ा शर्मिंदा हुआ और तलाफी के लिए उसने हुक्म दिया कि जी उसकी कब्र पर लिख दिया जाए कि कोई शख्स किसी दुश्मन की मौत पर भी खुश ना हो, क्योंकि वो खुद भी ज़्यादा दिन मौत के हाथों से बच नहीं सकेगा। 2 दिन की ज़िंदगी और कोई नहीं जानता कि कब मौत आ जाए। इस ज़िंदगी में किसी चीज़ पर गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अब नाज़रीन, इस हिकायत में जो पैगाम दिया गया है वो शीशे की तरह साफ है, वाज़ेह है, क्लियर है। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, लेकिन इंसान को थोड़ी सी ताकत क्या मिल जाए वो गुरूर में अंधा हो जाता है, खुद को ज़मीनी खुदा समझ लेता है। लेकिन गुरूर का अंजाम एक ही होता है और वो बदतरीन होता है, बुरा होता है। इतना खौफनाक अंजाम होता है कि मगरूर शख्स को आखिर में मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलती है और मगरूर शख्स का जब वक्त पूरा होता है तो जिल्लत और रुसवाई उसको दबोच लेती है। जैसा कि क्रिकेट में भारत के साथ हुआ। भारत खुद को देवता समझ बैठा था क्रिकेट के मैदान का। भारत ने समझ लिया था कि वो वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त है और भारत इस खुशफहमी में मुब्तला था कि पाकिस्तान इतने बड़े मेगा इवेंट में उसको हरा ही नहीं सकता, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप हो चाहे 50 ओवर्स का मैच हो, पाकिस्तान ने कभी भी इतने बड़े इवेंट में भारत को शिकस्त नहीं दी थी। इसलिए भारत को ये लगा कि तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को ढेर करके तारीख ही बदल दी, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 10 विकेट से फतह हासिल कर ली है, जो रिवायती हरीफ के खिलाफ 28 साल बाद 10 विकेटों से जीत है। अच्छा, पाकिस्तान ने टेस्ट के बाद T20 फॉर्मेट में भी भारत को 10 विकेटों से हराया और इससे पहले पाकिस्तान ने 1983 में भारत को फैसलाबाद टेस्ट में 10 विकेटों से हराया था। और अब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत से शिकस्त की जो बर्फ है वो तोड़कर इसे इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दी है। भारत का 152 रन का दिया गया जो टारगेट था, हदफ था, पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल कर लिया। अब नाज़रीन, मुझे भारतीय वो सिंगर का एक गाना था, क्या था, दे घुमा के, वो याद आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय टीम को ऐसा घुमाया कि गरजने बरसने वाला भारतीय मीडिया तो चकरा कर ही रह गया। अच्छा, मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने भारत को पूरे मैच में हिलने ही नहीं दिया और पाकिस्तानी शाहीनों ने कह लें कि शाहीनों ने थ्रू आउट द मैच कहीं भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान ने भारत को मैच में वापस आने का कोई मौका दिया हो। अच्छा, मौके से मुझे कुछ याद आया। भारत हर वर्ल्ड कप में वो बड़ा करता है ना, मौका और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हल्का साबित करने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन अब पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को इतनी बुरी शिकस्त देकर हिंदुस्तान को मुंह छुपाने तक का मौका तक नहीं दिया। अब इन्हें पता चला होगा मौका। अच्छा, मैच से पहले भारतीय मीडिया और भारत के साबिक प्लेयर्स हैं ना और जो उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो बड़े उछल रहे थे, लेकिन मैच के बाद कहने कि उनकी ऐसी सीटी गुम हुई कि अब उनकी आवाज़ तक नहीं निकल रही। अब जाहिर सी बात है, आवाज़ निकले भी तो कैसे निकले इतनी बुरी शिकस्त के बाद। अच्छा, पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय टीम को कहने कि ऐसी जगह लाकर मारा जहां उन्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अप आपने ये जो भारत की टॉप क्लास बैटिंग को आप कह लें कि हमारी जो बॉलिंग थी उसने उखाड़ के रख दिया, उड़ा के रख दिया और शाहीन अफरीदी शाहीनों की जो तरह भारतीय सुरमाओं हैं उन पर बाकायदा झपट पड़े और उन्होंने 4 ओवर्स में 31 रन देकर उन्हें 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। और इस तरह जो शाहीन अफरीदी हैं उन्होंने कहने कि अपने करियर का एक और जो बेहतरीन बॉलिंग स्पेल कहूँ वो करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, तो आप अग्री करेंगे। अच्छा, शाहीन अफरीदी ने भारतीय बैट्समैन KL राहुल
और जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपने आगे खड़े तक न होने दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। अच्छा, हसन अली ने 2 भारतीय सुरमाओं का शिकार किया, शादाब खान भी एक विकेट ले उड़े। और नाज़रीन, इसे कहते हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि परफेक्ट जीत तो आप अग्री करेंगे। और पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी जैसे कि बॉक्सिंग और लड़ाई की जो वीडियो गेम्स होते हैं उनमें खेलने वाला अपने मुखालिफ को बगैर कोई मुक्का खाए शिकस्त दे देता है। अच्छा, ऐसी जीत को वीडियो गेम की ज़बान में पता क्या कहा जाता है? परफेक्ट नॉकआउट। और पाकिस्तानी शाहीनों की टीम को ऐसे ही परफेक्ट नॉकआउट कर दिया। और मैच से पहले भारतीय टीम, आपको पता है, बड़े बड़े बोल रही थी। उनका मीडिया है खासतौर पे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उनके जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, बड़े बड़े दावे। लेकिन आज उन्हीं के बोल कह लें कि खुद इनके आगे आ गए हैं। और मैच से पहले जो मोदी के इंतहा पसंद चमचे हैं वो पाकिस्तान से मैच ना खेलने का भी कह रहे थे। अच्छा, क्रिकेट में भी मोदी सरकार ने कह लें कि सियासत चमकाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को ढेर करके सबके मुंह एक दफ़ा बंद कर दिए। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने भारत की तरह बड़ी बड़ी ना बातें नहीं की थी, बल्कि हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने इस जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अपनी आवाम का भी शुक्रिया अदा किया। ज़रा क्लिप चलाइएगा बाबर आजम का। जिस सुना आपने हमारे कप्तान को, जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत दिलाकर एक अनमोल तोहफा दिया है। बाबर आजम जीत के बाद बहुत ज़्यादा आजिज़ी इख्तियार करते हुए नजर आ रहे थे। उनकी बात करने के स्टाइल में आप देखें कि बहुत ज़्यादा एक धीमापन था। वो इस जीत पर बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं कर रहे थे और सबसे बढ़कर वो इस जीत का क्रेडिट खुद को, अपनी टीम को देने के अलावा अपनी कौम को भी दे रहे थे और आवाम से ढेरों दुआएं करने पर उनका शुक्रिया अदा भी कर रहे थे। और बाबर आजम अपनी आवाम से इस बात की भी अपील कर रहे हैं कि जी आने वाले मैचेस में भी कौम इसी तरह ग्रीन शर्ट्स के लिए दुआएं करते रहे। अच्छा, इसमें कोई शक भी नहीं कि पूरी कौम ने एक जान होकर पाकिस्तानी टीम के लिए लामहदूद दुआएं की और पाकिस्तान और भारत का मैच हो और कौम दुआ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, पाकिस्तान में जो हिंदू बिरादरी है ना, ईसाई बिरादरी है, सब ने कौमी टीम की जीत के लिए दुआएं की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और इसीलिए जहां टीम को इस अहम फतह का क्रेडिट जाता है तो वहीं पर इस जीत का क्रेडिट वाकई पूरी आवाम को जाता है, आप सबको जाता है, हम सबको जाता है। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं भारतीय मीडिया की बात करूँ ना, तो वो अपनी टीम को मैच से पहले ख्वामखा का कह लें कि क्रेडिट देती हुई नजर आ रही थी। जरा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने जी, बाबर आजम ने बयान दिया था कि जी जो रिकॉर्ड होते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी, दुरुस्त बात की थी कि कोई भी रिकॉर्ड हो वो टूटने के लिए बनता है, कोई ना कोई तो उसको तोड़ता है। अब बाबर आजम के इस बयान के बाद भारतीय मीडिया तो जैसे बुखलाहट का शिकार हो गया, पागल हो गया, जुनूनी। तो आपको पता वो पहले से हैं, पागल हो गए ये, और इन्हें बड़ी बड़ी भड़के मारना शुरू कर दी। भारतीय मीडिया का क्या कहना था जी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शामी और बुमराह के होते हुए पाकिस्तान भारत से जीतने का ख्वाब भी कैसे देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये ख्वाब देखा भी, इस ख्वाब की ताबीर भी करके दिखा दी। अब आपको यकीन आया कि रिकॉर्ड वाकई टूटने के लिए बनते हैं। और भारतीय मीडिया पाकिस्तानी टीम को बच्चों की टीम कहती थी, बच्चों की टीम है, और ये कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी जो वरिंदर सहवाग भी पाकिस्तान के बारे में ऐसे कलमात अदा कर चुके हैं, आपको पता है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी शाहीनों ने, कहते हैं, सारे जो हिसाब है ना और सारी जो बातों के जवाब में एक ही बार दे दिए, मुंह बंद कर दिया और भारत को अच्छी तरह से बता दिया कि कौन बच्चा है और कौन बड़ा है। अच्छा, भारतीय मीडिया इस गुरूर में मुब्तला था कि जी पाकिस्तान ने किसी भी वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में इंडिया को हराया नहीं है और इस बार भी पाकिस्तान भारत से हारेगा ही, जीत कैसे सकता है। लेकिन भारत के साथ वो कहते हैं ना, बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब, वो वाली सिचुएशन हो गई, वो वाला मामला हो गया। अच्छा नाज़रीन, वही भारतीय मीडिया मैच से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन पर बाकायदा अकड़ दिखा रहा था। मैच के बाद कैसे बैंड बजा रहा है अपने खिलाड़ियों की, जरा ये भी देख लीजिएगा, चलाइएगा क्लिप। तो देखा आपने नाज़रीन, इसको क्या कहते हैं, रंग बदलता है आसमान कैसे कैसे। ये वही भारतीय मीडिया ना जो पहले अपने खिलाड़ियों पर बड़ा गरूर कर रहा था, बड़ा अकड़ रहा था, उन्हीं खिलाड़ियों की बाकायदा क्या कहते हैं, बैंड बजा रहा था। इसी को कहते हैं ना बैंड बजाना। विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भारतीय मीडिया की जानिब से बैशिंग की जा रही है। और मोहम्मद शामी, जरा ये सुनिएगा, मोहम्मद शामी जो कि भारत के मुसलमान बॉलर हैं, उनको भारतीय इंतहा पसंद पता क्या कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि चूंकि वो मुसलमान है इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी टीम को जानबूझकर हल्की बॉलिंग करवाई। ये इनका देखें जरा ज़हन कि वो कह रहे थे जानबूझकर एक मुसलमान बॉलर ने हल्की बॉलिंग करवाई ताकि पाकिस्तान जीत जाए। अब आप अंदाजा लगा लें इनके दिमाग का कि कैसा मुनाफिक भारतीय मीडिया है जो पल में अपनी टीम को उठाता है और जब टीम हार जाती है तो उन्हें गाली गलौज करने पर आ जाता है। अब भारतीय मीडिया क्या कहता है जी, भारतीय प्लेयर्स ने होमवर्क ही नहीं किया था। अब मेरा भारतीय मीडिया से एक सवाल है कि अगर भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी नहीं थी
तो फिर भारतीय मीडिया और भारत के जो साबिक खिलाड़ी हैं, तजियाकार हैं, वो इतनी हवाओं में उड़ क्यों रहे थे? अब इतनी हवाओं में ना उड़ते, ना इतना जलील होते। भारत मैच से पहले आपको याद होगा जश्न मना रहा था, लेकिन हमारी पाक फौज के जवानों ने मैच के बाद बड़े जोरों शोर से जश्न मनाया है और भारत को ये चीज भी हजम नहीं हो रही। जरा ये चलाइएगा क्लिप। वो कहते हैं ना, दिल को ठंड पड़ जाना। तमाम पाकिस्तानी के दिल को ठंड पड़ी क्योंकि क्लिप देखकर, लेकिन दिल जल रहा होगा भारतीयों का। बिल्कुल सही कहा ना मैंने, नाजिना पगड़ी करेंगे। अच्छा, ये हमारे आर्मी के जवान जो सरहदों की हिफाजत करने में अपना सारा वक्त लगा देते हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान भारत का जो अहम मैच है उसके लिए अपना कीमती वक्त निकाला। ना सिर्फ मैच देखा बल्कि भरपूर तरीके से जीत का जश्न मनाया, खूब एंजॉय किया पाकिस्तान की जीत को। अब ये मंजर देखने के बाद मेरा तो दिल ठंडा हो गया, दिल को ठंड पड़ गई, तमाम पाकिस्तानियों के दिल को ठंड पड़ गई। लेकिन जो भारत है ना, उसका दिल जल गया होगा क्योंकि हमारे जवानों ने पहले, आपको याद होगा, अभिनंदन जैसा वो जो कार्टून नुमा करैक्टर था उसको पकड़ा, भारत को जख्म लगाया, और अब हमारे जवानों ने जो जीत का जश्न मनाया और उन्हीं के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। और अच्छा, भारत के जख्मों पर कुछ मीम्स, जो मीम्स होती है ना, मीम्स भी बनी हैं और उन मीम्स छिड़का है। और ये मीम्स का सिलसिला पाकिस्तानी शायकीन के जो बड़े इंटरेस्टिंग जुमले थे ना, वहाँ से शुरू हुआ था। जब पाकिस्तानी शायकीन ने भारत को क्या कहा था, कितने आदमी थे। इस तरह क्लिप चलाइएगा। जी, तो सुनना आपने, पाकिस्तानी शायकीन ने क्रिकेट पूछ रहे हैं कि कितने आदमी थे और आगे से उन्हें जवाब मिल रहा है कि 2 आदमी थे। कौन? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने भारतीय टीम को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। अब पाकिस्तानी शायकीन के कितने आदमी वाले डायलॉग के बाद भारत के खिलाफ ये जो मीम्स है ना, ये बनने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मीम्स दिखाने से पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा का क्लिप होगा, जरा टीम वो भी चला दीजिएगा। जी, सुना आपने रोहित को जब इनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तानी टीम को बहरान से निकलने के लिए बतौर खिलाड़ी आप उन्हें क्या टिप्स देंगे, जिस पे रोहित शर्मा ने बड़े गुरूर से कहा कि जब मैं पाकिस्तानी टीम का कोच बन जाऊंगा तो पाकिस्तानी टीम को जरूर टिप्स दूंगा। अब मेरी ना आपसे गुजारिश है, इनसे गुजारिश ये कि आप खुद तो पहली गेंद पर आउट हो गए, ये आपने क्या किया? मतलब आप टिप्स दे रहे थे और आपकी अपनी ये परफॉर्मेंस है, पहली गेंद पे आउट हो गए। अब मेरे ख्याल से टिप्स लेने की जरूरत आपको है और आपको पाकिस्तान मुफ्त में टिप्स देने के लिए तैयार है। अब रोहित शर्मा के बड़े बड़े दावे, इस पर सोशल मीडिया पर इनका मजाक ना उड़ाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? खूब इनकी दुर्गत बनाई जा रही, खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, रोहित के अलावा भारतीय अदाकार है ना अक्षय कुमार, उन्होंने भी बड़ा गुरूर दिखाया था और अब वो भी कह रहे हैं कि मुंह के बल गिर गए हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि चकरा कर गिर गए हैं बुरे तरीके से तो गलत नहीं होगा। जरा अक्षय कुमार का भी जरा क्लिप चला दीजिएगा। अच्छा जी, आपने ये क्लिप देखा। वैसे नाज़रीन, आज का शो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जितने भी देखने वाले लोग हैं वो भी आज का शो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, तमाम पाकिस्तानी शो को एंजॉय कर रहे होंगे। भारतीय भी हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और भारतीय जो है ना, वो मेरे ख्याल से मेरे प्रोग्राम को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। अभी अक्षय कुमार थे, इनको चक्कर आने थे और अक्षय कुमार शाहीन शायद अफरीदी की जो ओवरथ्रो करने पर बाकायदा लुडियाँ डाल रहे थे, शाहीन अफरीदी के ओवरथ्रो करने पर। लेकिन पाकिस्तान की जीत के बाद अक्षय कुमार के मुंह पे कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना 12 बजे ना, बाकायदा उनके मुंह पे 12 बजे हुए थे। अब अक्षय कुमार ही क्या, भारत में तो हर कोई सर पकड़ कर बैठ के सबके मुंह पे 12 बजे में, क्योंकि इन्हें तो समझ नहीं आ रही ना। यू कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है, ये हुआ इनके साथ। आखिर भारत के साथ पाकिस्तान ने कर क्या दिया? ये सदमे से बाहर ही नहीं आ रहे। इस सवाल का जवाब हर कोई पूछता फिर होगा पूरे भारत में। अच्छा, भारतीय मीडिया हारने के बाद अपने लाइव शो में कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली, वो बन गया और भारतीय प्रोग्राम में पाकिस्तान के कहने के ऊपर से बड़ी तारीफ की गई। लेकिन काम के दौरान एक पाकिस्तानी शायकीन ने आकर भारतीय मीडिया को कहते ना आउट क्लास कर देना, वो कर दिया। जरा खुद देखिए। सुना आपने पाकिस्तानी शायकीन ने कैसे भारत के तोते उड़ा दिए। अच्छा, भारतीय मीडिया पाकिस्तान को मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान को मिर्जा गालिब का शेर सुना रहा था, क्या जी, कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब भारत जरा हमसे भी एक शेर सुन ले। अच्छा, वो भी इत्तेफाक से मिर्जा गालिब का ही है कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भारत हार के बाद बहुत ही बेआबरू होकर, बहुत बेइज्जत होकर मैदान से निकला और हरभजन सिंह को भी इस बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो ज़रा क्लिप देखिए और एंजॉय कीजिए। जी, सुना आपने, हरभजन शोएब अख्तर को मैच से पहले क्या कह रहे हैं कि शोएब अख्तर कोई फ़ायदा नहीं है, इस बार भी हार जाओगे, पाकिस्तान हमसे मैच ना खेले, हमें वैसे ही जीत दे दे। फिर मैच के बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस पूरे जोश के साथ उन्होंने क्या किया जी, हरभजन सिंह के ऊपर खुलकर तनकीद की, उनकी बेइज्जती की, कहते कि ट्रेन चलाकर उनकी बोलती बंद कर दी। शोएब अख्तर ने क्या किया, उन्होंने मैच के बाद हरभजन सिंह को मुखातिब किया और क्या कहा कि हाँ, अब वॉकओवर चाहिए।
अब नाज़रीन इसलिए कहते हैं कि उतना ही बोलना चाहिए जितना बर्दाश्त करने का हौसला हो, और ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती, और गरूर उसका तो सर हमेशा नीचा होता है। अच्छा, शेख रशीद साहब वो अपनी दुबई की टिकट ज़ाया होने पर ना बड़े दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ज़रा शेख साहब का क्लिप चलाइएगा जी। सुना आपने शेख साहब बड़े लाइटर नोट पर क्या कह रहे हैं कि जी शेख हूँ और शेख का टिकट ज़ाया हो गया और मुझे इसका दुख है। चले, शेख साहब का टिकट ज़ाया हो गया, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिर किसी मोड़ पर पाक भारत आमने सामने हो जाए, शेख साहब को मैच देखने का मौका मिल जाए। अच्छा, बाबर आजम ना जीत पर बड़े खुश हैं और वहाँ अपनी टीम को एक मशवरा भी दे रहे हैं, ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। सुना आपने, बाबर आजम अपनी टीम को समझा रहे हैं कि इस जीत की खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन इतने इजी ना हो कि आने वाले मैचों में हमें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़े। बहरहाल हमारी टीम ने इंडिया को शिकस्त देके ये ज़रूर बता दें कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, और इंडिया की जो क्रिकेट के मैदान में अकड़ है, इनका गरूर है, अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने भारत को T20 क्रिकेट में 10 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम की, और पाकिस्तान में जो नौजवान हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही मकबूजा कश्मीर में भी शहरियों ने खूब जश्न मनाया है। और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाया जब मकबूजा वादी को भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में फौजी छावनी बना दिया गया है। कश्मीरियों ने वादी भर में आतिशबाजी की और साथ ही फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, और कश्मीरियों ने जीवे जीवे पाकिस्तान और तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगाए। अब दूसरी जानिब भारत की जो इबरतनाक शिकस्त है, उसके बाद शिकस्त के गम में मुब्तला जो भारतीय हैं, उन्होंने जो कह लें कि शिकस्त का जो गुस्सा है ना, वो मासूम कश्मीरियों पर निकालना शुरू कर दिया है। कश्मीरी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया है, और भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतासरा जो तलबा है उनका कहना है कि जी उत्तर प्रदेश बाहर के कुछ तलबा जो हैं कश्मीरी तलबा के कमरों में डंडों समेत घुस गए और उन पर हमला किया, और मुश्तइल तलबा ने कश्मीरी तलबा के कमरों में तोड़ फोड़ भी की है। वाक़े की जो वीडियो है, तस्वीर है, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हैं, जिसमें तलबा के जिस्मों पर तशद्दुद के निशानात और जो कमरे में बिखरा हुआ सामान है उसको दिखाया गया है। इस सिचुएशन में बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर दिफाई तज्जिया रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यानी ब्रिगेडियर साहब हम कह सकते हैं कि जी मैच में जो हार का गुस्सा है या इबरतनाक शिकस्त जो इनको हुई क्रिकेट में, तो उसका गुस्सा अब ये कश्मीरियों पे निकाल रहे हैं। देखें, यही तो इनकी प्रॉब्लम है कि बहुत शॉर्ट साइटेड, उसके बाद इनमें शिकस्त का बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनको आई थिंक थ्रैशिंग की है और इबरतनाक शिकस्त दी है, ये काफी अरसा तक इनको याद रखेंगे। इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दें। आपके सामने इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का दौरा किस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट करके कैंसिल कराया। उसके बाद ये IPL भी खेल रहे हैं, दुनिया के प्लेयर आते हैं, फिर ये पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। सॉरी मैं बात काट रही हूँ, और उसके बाद ब्रिगेड साहब उसके बाद खासतौर पे जो फतह है ना, इसका जो जश्न है वो भी दुगना हो जाता है, इसकी खुशी भी 2-3 गुना ज्यादा हो जाती है कि मुंह तोड़ जवाब दिया भारत। यही मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस से। डिस्पाइट ये सब करने के पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखने के, इनको वो मार पड़ी है कि इनका वो मुंह काला हुआ है, और खास तौर पर मुंह काला हुआ है नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का जो कश्मीर में बैठा हुआ है। अब बात ये कि उसके बाद जिस तरीके से ये अब उसका गुस्सा, शर्मिंदगी जो है वो आप कश्मीरी नौजवानों पर, उसके बाद अब इंडियन मुसलमानों पर जो निकाल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो समी मुसलमान इनका क्रिकेट प्लेयर है उसको कह रहे हैं गद्दार है, इसको पाकिस्तान भेज दो, निकाल दो इंडिया से। ये इनका टॉलरेंस लेवल है। इससे ये लगाएं कि ये कितने इनकी सोच कितनी गलत है, कितने ये मजबूर हैं। और फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनको आउटप्ले किया है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, 10 विकेटों से शिकस्त देने के लिए मेरे ख्याल में इनको जितनी लानदन की जाए उतनी कम है। जितना ये पाकिस्तान को समझ रहे थे, आई थिंक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों का दिल खुश कर दिया। यकीन करें, मुझे इतनी खुशी है कि जिस पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया हमारी टीम ने, अदा बिल्कुल कर दिया। तो और उसके बाद फिर इनमें ये नहीं है कि आप नौजवान मुसलमानों को आप क्यों तशद्दुद का निशाना बना रहे, उनका क्या कसूर है कश्मीरियों का और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट का, हॉस्टल का। उसके बाद कर रहे हैं आप अपने टीवी तोड़े हैं, आप अपने मुल्क को इंडियन क्रिकेट टीम को गालियां देना, अगर देनी गुस्सा है तो उनके ऊपर निकालें गुस्सा, मुसलमानों पर क्यों निकालें। दिस शोज कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं
इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक है एहसास कि अब कमतरी। पाकिस्तान हाँ। को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि इस फतह को यकीनी बनाने के लिए कल जो न्यूजीलैंड से मैच है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस पॉलिटिकल तरीके से अपनी टीम बिल्कुल, को वापस बुलाया था, उनको बताया जाए कि बल्कि पाकिस्तान बहुत की ज्यादा टीम अहम है। बिल्कुल। अहम है, और उन्होंने कितना मिस किया कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी प्रोफेशनल टीम ने मैच नहीं खेल के अपना नुकसान किया, और वो अब इनको कल पता चलेगा। और मुझे यकीन है इसके बाद दुनिया की टीमें पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगी टू गेन एक्सपीरियंस, टू लर्न फ्रॉम आवर क्रिकेटर्स, इंशाल्लाह, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड प्रोफेशनलिज्म। इंशाल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो मोदी सरकार है इस पे तो गुस्सा आता है क्योंकि इंतहा पसंदी की हद हो गई, क्योंकि भारत में कोई भी अक़लियत, कोई भी माइनॉरिटीज़ जो है वो महफूज नहीं है। और कश्मीरी जो नौजवानों से तो आपको पता है इनको हमेशा से खौफ है, बल्कि डरते हैं कश्मीरियों से। ये खौफ ज़्यादा है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स्ड हैं, खौफ ज़्यादा हैं, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो जालिम नहीं होता है, जो जुल्म करता है वो बेसिकली वीक होता है, वो अंदर से कमज़ोर होता है, तभी वो जालिम होता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये मुझे ज़्यादा गुस्सा है इन जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, जो इस तरह के दावेदार बने होते हैं, जैसा UNO, मतलब ये लोग खामोश होते हैं, ये लोग अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, ना इन्हें कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। ये एक्शन ले सकते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। इनके जो छोटे छोटे मफादात हैं, मतलब ये इंसानी जाने जा रही हैं, कितनी माएँ अपने बेटों की, जवान बेटों की लाशें उठा रहे हैं, मतलब वहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, वहाँ पे इनको सब कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसके सामने इनको अपने छोटे छोटे जो मफादात हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो फिर ये बंद कर देना, ताला लगा दें इनको। ह्यूमन राइट्स कौन से इंसानी हकूक देखें, ताले लगा देने डॉक्टर चाहिए। ये इनको इंसानी हकूक कश्मीर में नज़र नहीं आ रहे। इनको इंसानी हकूक जो हैं वो जो मुसलमान वहाँ पर लिंचिंग की जाती है, मोनोलिटिक से जो इंडिया करता है वो नज़र नहीं आ रहे हैं इनको। हाँ। जो पर्दा तो ये तंजीमें बनी क्यों हुई हैं फिर ब्रिगेडियर साहब? ये सिर्फ बनी हुई हैं, ये अपने इजाज़तदारी है, ये अपने मकसद के लिए। अब आपके सामने इनको सिर्फ इंसानी हकूक अफगानिस्तान में नज़र आ रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों के भले में कि जहाँ इनके अपने पर्पज़ होते हैं, जहाँ अपने पर्पज़ सर्व होते हैं, जहाँ आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है, वहाँ के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, कमज़ोर मुल्कों के लिए, ये जो 5-6 मुल्क हैं इनकी इजाज़तदारी है UNO के ऊपर भी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, ICJ के ऊपर भी। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये ह्यूमन राइट्स चैंपियंस को इनको ये भी ख्याल नहीं आता कि दुनिया देख रही है, दुनिया को नज़र आ रहा है कि आपने आंखें फेरी हुई इंडिया के बारे में, जो कुछ वो कर रहा है। और यही अगर पाकिस्तान में हो रहा तो पाकिस्तान की मुसीबत, बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, सब खुश हैं, वहाँ कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं है, वो इनको नजर आ जाता है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस पर कमेंट चाहूंगी। जो भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, उसने मकबूजाबादी के जो 3 रोज़ा दौरे के मौके पर जो भारतीय फौज है उसकी जानिब से लोगों की जो नकलो हरकत है उस पर आपको पता चला होगा, नजर रखने के लिए बाकायदा ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सड़कों पर जगह जगह पर रुकावटें, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। और ये अमित शाह धमकियाँ तो बड़ी लगाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर औकात इसकी ये है कि निहत्ते कश्मीरियों से डर कर पूरी वादी को फौजी छौनी बना दिया इसने, फिर धमकियां लगाने के लिए, बस औकात इसकी रियल में ये 2 साल के बाद जब से इन्होंने 370 को रिवोक की है, आज पहली दफा इसने हिम्मत की है, वो भी फौज के हिसार के अंदर, किले के अंदर ही जाके बैठा है। अगर इतनी ये बात करते हैं कश्मीरी इनके साथ हैं, खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी को बोलो ना एक बार जलसा करे जाके, जैसे इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में किया था। तो फिर तुम्हें कश्मीरी नौजवान बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारे से कितने वो नफरत करते हैं। अमित शाह जैसे ये टेररिस्ट ग्रुप जो है ये असल में वहाँ पर मुसल्लत हुई हैं। और लेकिन जो मर्जी कर लें, जो बुरहान वानी की शहादत के बाद जो एक जंग आज़ादी की रूस ने फूंकी है, वो नौजवान अब जाके जंगलों में छुपे हुए हैं, इनके फौजियों को गिन गिन के मार रहे हैं और ये डर रहे हैं जंगल में जाते हुए, इतना सख्त डरे हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, जाना नहीं चाहते हैं जंगल के अंदर। ये इनको नजर आ रहा है और इससे पता चल गया कि कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी लीडरशिप किसी हालत में इनके तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे आर विद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाजरीन। बलोचिस्तान असम्बली में वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसके लिए वोटिंग बुलाने से एक दिन पहले उन्होंने वजीर आला के ओहदे से खुद ही इस्तीफ़ा दे दिए और इस तरह बलोचिस्तान में 2 माह से जो जारी सियासी बहरान कह लें कि वो ख़त्म हो चुका है, जबकि सूबाई काबीना तहलील हो गई। और अपने पैगाम में जाम कमाल साहब ने कहा कि जी बहुत सी सोची समझी सियासी रुकावटों के बावजूद मैंने बलोचिस्तान की जो मजमूई हुक्मरानी है और तरक्की उसके लिए अपना वक्त और अपनी तवानाई को एक समत में रखा। उन्होंने मजीद ये कहा कि जी इंशाल्लाह एहतराम के साथ छोड़ना चाहूँगा और ख़राब हुक्मरानी की तश्कील के साथ साथ उनके मालियाती एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। अब दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जमातों ने बलोचिस्तान के नए वज़ीर आला के लिए मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के नाम पर इत्तफाक भी कर लिया है, जिसके बाद वो स्पीकर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे कंदर साहब मौजूद हैं और नज़ीर लगारी साहब मौजूद है। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि जी तहरीक अदम एतमाद और बड़ा ज़ोरों शोर से तैयारियाँ जारी थीं, फिर यहाँ तक कहा गया कि जी कुछ लोग जो गायब हो गए उनको अगवा कर लिया गया, ये हो गया वो हो गया। अब जाम कमाल साहब तो खुद ही मुस्ताफ़ी हो गए हैं। क्या सिचुएशन है बलोचिस्तान की, जरा बताइएगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? असल में जाम साहब मर्जी से मुस्ताफ़ी नहीं हुए हैं। वो आखिर तक ये गुज़श्ता ये 1 महीने से ये सिलसिला चला आ रहा है और जाम साहब कहते थे कि जी मैं इस नो कॉन्फिडेंस मूव को मैं डिफीट करूंगा और हमारे साथ अक्सरियत है। उसके लिए उन्होंने जो जतन किए, जितना उनसे हो सकता था, दबाव भी डाला, खवातीन को भी हिफ्ज़े बेजा में रखा, लालच भी दिया, धौंस धमकी भी दिलवाई गई। लेकिन ये जो 40 लोग थे ये ऐसे फर्म खड़े रहे कि इनमें वो किसी किस्म की उनकी कोई दाल नहीं गली। जब आखिर में सब कुछ देख लिया कि कल तो ये आएंगे और ये 40 लोग और उससे बढ़ भी सकते हैं ये लोग मलिक साहब, लेकिन जिन अरकान के अगवा का इल्जाम था जिनको हिफ्ज़े बेजा में रखा, आप कह रहे हैं, तो उनमें से उन लोगों ने कहा कि जी हम तो अपनी मर्जी से गए थे जी, हमें तो अगवा नहीं किया। ये क्या कहानी, ये भी जरा बता। जी इधर आकर तो इन्होंने हमारे सामने, आपके सामने, जब वो वापस वो रिहा होकर हमारे कैंप में आ गई खवातीन भी, और वो जो मगवी हमारे सूबाई असम्बली के मेंबर हैं अकबर आस्तानी, वो हमारे पास जब आए तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो उनको जबरदस्ती ले जाया गया और जबरदस्ती उनको बिठाया गया। ये तो हमारी वो चीख पुकार थी। हमने आपकी अच्छा एक बात अच्छा मलिक साहब, फिर मैं लगारी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। मलिक साहब मुझे समझा दें कि जब देखे वो खुद ही मुस्ताफी हो गए जाम कमाल साहब, इतना प्रेशर था तहरीक अदम एतमाद का कि वो एक दिन पहले मुस्ताफी हो गए मलिक साहब, जब उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, जब उन्होंने खुद ही कह रहे कि हथियार फेंक दिए, जब वो खुद ही पीछे हो गए, जब उन्होंने खुद ही मुस्ताफी हो गए, उन्होंने कहा एहतराम के साथ मैं जाना चाहूंगा, इस्तीफा दे रहा हूँ, तो फिर मतलब कि वो इतने मजबूत तो खुद को नहीं समझ रहे थे, फिर वो अगवा करवाते फिर रहे थे लोगों को। ये समझ नहीं आ रही मुझे कहानी। फिर जो अगवा हुए वो कहते हैं हम अगवा नहीं, तो मर्जी से गए थे। नहीं जी, हमारे सामने आए उन्होंने अब ये दो रातों से तो वो वहीं पे जो जिस कैंप में हम सब महसूस रह रहे थे उसमें वो भी आई, उनकी जो हमारी पहले की खवातीन थी उनको उन्होंने ज्वाइन किया। अगर इतना अगवा भी किया गया, लोगों को हिफ्ज़े बेजा में भी रखा गया, तो फिर इस्तीफा क्यों दे दिया मलिक साहब, ये क्या कहानी है? जब उनके सामने जब उनके तमाम हरबे नाकाम हुए, यानी बलोचिस्तान MPS को छोड़ें, बलोचिस्तान का कोई भी शख्स सही ये नहीं चाहता कि जाम जैसा शख्स बलूचिस्तान का वजीर आला रहे, ना कोई मकतबा फिक्र, ना यानी कोई भी वॉक ऑफ लाइफ का कोई फर्द हो, वो इसकी तर्ज हुक्मरानी से, इसकी तर्ज बैड गवर्नेंस, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, करप्शन पीक पर, मनपसंद लोगों में अरबों रुपए करोड़ों रुपए वो तकसीम करना, ये जमहूरियत का भी जनाजा इन्होंने निकाला, अक़दार का भी जनाजा निकाला और बलूचिस्तान के वेलफेयर के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। इसीलिए तो सारे लोग इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं जी।
अच्छा जी, मलिक साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। आपने मलिक सिकंदर साहब को भी सुना, जो कि अपोजिशन लीडर है बलूचिस्तान असेंबली में। तो लगारी साहब, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, आप ज़रा समझाने की कोशिश कीजिएगा। आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम इशूज़ पर, आप कैसे इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि जी कुछ लोगों को जो कहते हैं अगवा किया गया, वो कहते हैं कि जी हमें अगवा नहीं किया गया था, हम अपनी मर्जी से गए थे। फिर अगर एक बंदा अगवा कर रहा है, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आ रही थी, इतना प्रेशर भी आ रहा था, वो बंदा इतना पावरफुल होगा तो अगवा कर रहा होगा, फिर वो बंदा खुद ही इस्तीफा दे देता है। क्या समझ आ रही है आपको पूरी कहानी की? जब कोई इक़्तिदार में होता है तो ज़ाहिर ताकतवर होता है, तमाम इदारे उसके मातहत होते हैं, तमाम वजारतें, तमाम महकमे, तमाम जिन लोगों ने पकड़ दकड़ करनी हो, जिन लोगों ने अहकामात पर अमल करना हो, वो तो सारे उनके साथ ही होते हैं। इस तरह के चीज़ें पहले भी होती रही हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान की सियासत में कि अरकान असम्बली को गायब कर दिया जाए। बड़े छांगे मांगे हुए, बड़े इस तरह के बड़े वाक़ये हुए हैं, इस मुल्क में होते रहे हैं। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, और हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने सुना वही कुछ उन्होंने कहा, और जिन लोगों ने जाकर रिपोर्ट किया कि हमें ज़बरदस्ती ले जाया गया है, तो हम इनकी बात को भी मानते हैं। और फिर उन्होंने वापस आकर क्या कहा मीडिया के सामने, क्या कहा किसी और के सामने, ये भी एक नुक्ता नज़र है। लेकिन अब तो ये मालूम हो गया ना। सॉरी, मैं आपकी बात को काट रही हूँ लगारी साहब, यही मेरे ज़हन में एक सवाल है, यही क्लियर करते हैं। यानी जिनको ज़बरदस्ती अगर अगवा किया गया, उन्होंने आके बताया भी, लीडर ऑफ अपोजिशन बिल्कुल ठीक फरमा रहे होंगे आप कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए अगवा किया गया मकसद पूरा ना हो सका, तो फिर वज़ीर आला साहब को खुद ही इस्तीफा देना पड़ा, मतलब ये निकलता है बात का? नहीं, वज़ीर आला तो सही है, ये बात तो सही है कि वो आखिरी वक्त तक उन्होंने कोशिश की, और आखिरी वक्त तक वो डटे रहे, और आखिरी वक्त तक उनको उनके साथी यकीन दिलाते रहे कि आप जो है वो नहीं हार रहे हैं, आप डट जाएं और आप खड़े हो जाएं। वो उनके साथी थे, और वो हारी हुई टीम के लश्कर के अरकान थे जो इनसे कह रहे थे कि जी डट जाएं, खड़े हो जाएं। वरना हकीकत तो ये है कि सूरत हाल बदल चुकी थी। जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान ने बगावत की, फिर उसके बाद अपोजिशन ने उनका साथ दिया। अब असल खेल तो अब शुरू हुआ है। ये बताएंगे हमें, सिकंदर साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो अब बताएंगे कि अब इस सारी सूरत हाल से अब तो कई उम्मीदवार सामने आ गए हैं वज़ारत आला के, अब क्या होगा। पीटीआई ने भी उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है लगारी साहब, आपकी इजाजत से जरा उनसे पूछ लेते हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। मलिक साहब जी, लगारी साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, तो अब ये जो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब के नाम पर इत्तेफाक किया कि इस हवाले से जरा बताइएगा। जी जी, एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है, सब चीजें जानते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। जी जनाब, बेशक, जी जी बिल्कुल। ये जो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब के नाम पर इत्तेफाक किया, जी लगारी साहब अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जी आप भी पूछ सकते हैं मलिक सिकंदर साहब से। जी जी, मैंने कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि अभी सरदार यार मोहम्मद रिंद ने भी अपनी कैंडिडेसी का ऐलान किया है कि वो भी उम्मीदवार हैं, और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब भी हैं, अपोजिशन अरकान भी शायद उनमें से भी कोई हैं। तो किसी एक उम्मीदवार पर कैसे उनका इत्तेहाद हो सकेगा? जी 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 मलिक साहब, किसी एक उम्मीदवार पे कैसे इत्तेफाक होगा आप लोगों का? जी देखें, इस वक्त आज जो इस वक्त मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त भी 40 लोग एक आवाज हैं, 65 का हाउस है, 33 रिक्वायर्ड हैं। तो ऐसी सूरत में तो कोई ऐसी सूरत नहीं बन रही है कि कुद्दूस बजिंजो के अलावा कोई दूसरा, भले उम्मीदवार कई भी हो सकते हैं, इस पे ख्वाहिश पे तो कोई पाबंदी नहीं लग सकती, लेकिन जीत जो है वो कुद्दूस बजिंजो की इसलिए कि उसके साथ 40 लोग इस वक्त बिल्कुल इंटैक्ट हैं, उनके साथ खड़े हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मलिक सिकंदर साहब, एक और सवाल जहन में आता है कि जो ये नए वज़ीर आला के लिए जिनका भी नाम फाइनल हो, तो ये जो बीएपी के जो वो अरकान जो जाम कमाल साहब के साथ थे, उनकी सपोर्ट में थे, तो उनसे भी कोई बातचीत होगी? बीएपी के बारे में आप फरमा रही हैं? जी जी बिल्कुल, जो जाम कमाल साहब के साथ थे। जी, जाम कमाल साहब के जो साथ जो लोग थे वो तो अभी उसी तरह फर्म खड़े हैं, लेकिन ये जो इनके उसी पार्टी के जो इनके मुखालिफ थे, ये जो गवर्नमेंट में थे, जो जाम कमाल के साथ थे, वो अभी ये है कि इस वक्त यार मोहम्मद साहब उनके पास पहुंचे हैं सीएम हाउस में,
वो शायद उनके साथ अभी गुफ्तो शनीद में हैं, लेकिन इनकी तरफ से क्योंकि ये कहते हैं कि जी हमारी एक जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, इसको दो हिस्सों में बांटना नहीं चाहते। वो उनके साथ कल रात को भी ये कुद्दूस पिजिंजो और उनके साथ जो बाप पार्टी के लोग थे वो उन्होंने उनसे भी राब्ता किया, और उनके जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी का बुनियाद रखा है उन्होंने भी उनसे राब्ता किया कि जी आप हमारी पार्टी के अरकान हैं, आपको जितना इज्जत आपकी होनी चाहिए वो इज्जत हम आपको पार्टी में रह कर दे सकेंगे। अभी तो आप पार्टी की सदारत भी कुद्दूस पिजिंजो की पार्टी के पास है, पार्लिमानी लीडरशिप भी कुद्दूस पिजिंजो की हामियों के साथ है, वो तो महज अरकान हैं। अब वो जब अरकान को ये कहते हैं कि जी हम आपको पार्टी के फर्द होने की हैसियत से, पार्टी का एक एमपी होने की हैसियत से कमाकू जो आपकी इज्जत बनती है वो हम आपको देंगे। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो हर रात को क्या वो अपना फैसला करते हैं। लेकिन जहाँ तक कॉन्टेस्ट का ताल्लुक है या चीफ मिनिस्टर के ओहदे का ताल्लुक है, ये क्लियर है कि कुद्दूस पिजिंजो के साथ 40 लोग हैं और उनको डिफीट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अच्छा लगारी साहब, आप ये समझते हैं कि जब जाम कमाल साहब के जाने के बाद जो भी आएगा वो बलूचिस्तान के मसाइल को हल कर लेगा? जितने मसाइल का सामना करना पड़ा था, ये जो तहरीके अदम एतमाद लाना चाह रहे थे, तो अब जो आएगा जो उनको रिप्लेस करेगा, जो भी नाम होगा, तो वो इन मसाइल को हल कर लेंगे। और साथ ही जाम कमाल साहब ने अपने पैगाम में लगारी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को मुखातिब करते हुए कहा है कि जी वो अपने वफाकी अरकान से कहें कि वो बलूचिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी ना करें। तो आप क्या समझते हैं वफाकी अरकान जो हैं वो वाकई बलूचिस्तान के मामलात में इतनी मुदाखलत करते हैं कि ऐसा पैगाम जाम कमाल साहब को प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके रिकॉर्ड करवाना पड़ा? मेरे ख्याल में वो तो जो उनके हालात होंगे वही बेहतर जानते होंगे। वफाक की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की चीज़ कर पा रहा होगा, क्योंकि वफाक में जितने लोग बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं वो तो आखिर वक्त तक खड़े रहे जाम कमाल के साथ। चेयरमैन सेनेट भी उन्हीं के साथ हैं और उनके अलावा जो सेनेटर्स हैं वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं, और उनकी तो अपनी शिकायतें हैं कि उनको तो काबीना में शामिल नहीं किया गया। और बाकी रह गए सूरी साहब, तो क्या सूरी साहब जो हैं वो कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं। मुझे ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि मुदाखलत कर रहे होंगे। लेकिन अब असल सवाल दूसरा है। नए मलिक साहब जो हैं वो बहुत काबिल एहतराम है। मलिक साहब, अब आप तो ट्रेजरी बेंच हो जाएंगे ना, अब आप अपोजिशन नहीं रहेंगे। अब आपकी हैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन की शायद ना रहे, क्यों आप जो है वो एक बेंच से दूसरी बेंच की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर वो किया है। तो अब नई पोजीशन में अब आपके पास क्या होगा, और आपकी जो सीट है, आपका हाफिज जो है वो सरदार यार मोहम्मद के पास होगा या मीर ज़ियाउल्लाह लोंग के पास होगा या जाम कमाल के पास होगा? अब आपका हाफिज किसको मिल रहा है? अपोजिशन का ऑफिस अपोजिशन के पास ही रहेगा। हमने अपनी पार्टी, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमने अपनी पार्टियों के क़ियादत को ये सारी सूरत हाल बता दी है। वो अब इस पर बैठे हैं, कल तक शायद वो कोई फैसला कर दें, उसके बाद उस पर हम कोई लबकुशाई कर सकेंगे। फिलहाल उस मसले में क्योंकि हम पार्टी की इजाज़त और उनकी और क़ियादत की इजाज़त के बगैर आगे तो फिर हम जब तक वो नहीं कहेंगे हम नहीं चल सकते। जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।